नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र रेडेकर मेक मी लर्नर ये यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डीसी मशीन में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन देख लिया था। उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखे थे। तो अभी इसके आगे हमको देखना है कि आर्मेचर रिएक्शन कुछ टर्मिनोलॉजीज जो गैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है, जैसे कि बैक पिच, फ्रंट पिच, पोल पिच, रिजल्टेंट पिच, और बाकी हमको देखना था कि कम्यूटेशन जो होता है, कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के वजह से कम्यूटेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन प्रोसेस और वो जो टर्मिनोलॉजीज देखनी है हमें, वो देखने के लिए जो डीसी मशीन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते वो अच्छी तरह से विजुलाइज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको आर्मेचर में स्लॉट किस तरह होते हैं, वो स्लॉट के अंदर इंसुलेशन कैसे डालते हैं, टर्न्स कैसे लेते हैं, आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग रहती है वो कैसे रहती है, उसके अलावा जो कम्यूटेटर रहता है उस साइड को हम फ्रंट साइड बोलते हैं, वो बैक, और दूसरे साइड को क्या बोलते हैं, बैक साइड। तो फ्रंट साइड क्या होता है, बैक साइड क्या होता है, और जो कॉइल आती है या फिर वो जो कंडक्टर रहता है स्लॉट में, वो कम्यूटेटर से किस प्रकार से फिट होता है, ये सब विजुअलाइज होगा तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आर्मेचर में वाइंडिंग कैसी होती है। उसके अलावा फील्ड में भी वाइंडिंग रहती है, उसको मेन फील्ड बोलते हैं। मेन फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है, वो पोल पे कैसी लपेटी होती है, ये सारी चीज़ें आज हम डीपली देखने वाले। ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपको आगे की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन प्रोसेस, और वो जो टर्मिनोलॉजीज़ है वाइंडिंग के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों, आपको ये सब चीज़ें समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। और पहले जो वीडियो लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, उसी को ही बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। यानी डीसी मशीन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि आपको विजुअलाइज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देख लीजिए डीसी मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो डीसी मशीन में अभी हम देख सकते हैं, मैं थोड़ा कैमरा छोटा कर देता हूँ, अभी आपको स्क्रीन पे देखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैंने स्क्रीन पे डीसी मशीन दिखाया है। डीसी मशीन यानी वो डीसी मोटर भी हो सकता है, डीसी जनरेटर, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है दोस्तों। तो डीसी मशीन में इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हो सकते हैं दोस्तों, ये आप इसमें देख सकते हैं। अब पहला है फील्ड सिस्टम, दूसरा है आर्मेचर सिस्टम, तीसरा है कम्यूटेटर एंड ब्रशेस सिस्टम, और चौथा है इंटरपोल एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, चार बहुत ही इंपॉर्टेंट। बाकी जो है वो अदर पार्ट जो है वो आपको तो पता ही होंगे, उसका कोई मेजर, यानी इसमें हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसका कोई मेजर स्टडी हमको नहीं करना है। जैसे कि शाफ्ट हो गया, बेरिंग हो गया, फैन लगाया हुआ होता है, लिफ्टिंग आय हो गया, उसके अलावा फिट हो गया, जिस फिट पे वो मशीन खड़ा रहता है, वो दोनों साइड के जो फिट रहते हैं वो फिट हो गया, ये अदर पार्ट्स में आता है। उसका ज़्यादा स्टडी हम नहीं करने वाले हैं। पहले जो 4 पॉइंट है ये विजुअलाइज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपको क्लियर आइडिया आएगा डीसी मशीन का। तो देखते हैं फील्ड सिस्टम, आर्मेचर सिस्टम, कम्यूटेटर ब्रशेस एंड इंटरपोल कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ये 4 चीज़ें वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहली कौन सी आती है, फील्ड सिस्टम। तो अभी देखते हैं फील्ड सिस्टम। तो दोस्तों ये होती कहाँ पे, देखो अभी जो पार्ट दिखा है, फील्ड सिस्टम, आर्मेचर सिस्टम, कम्यूटेटर ब्रशेस और इंटरपोल्स और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ये कहाँ पे होती है, ये देखने के लिए मैंने ये डायग्राम दिखाई है। सबसे पहले होती है फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम यानी क्या, उसमें क्या आता है, ये जो राउंड वाला पोर्शन है उसे फ्रेम या योक बोला जाता है। वो जो राउंड वाला है उसे फ्रेम या योक बोला जाता है। उस पे क्या होता है, उस पे क्या फिट किया जाता है, बोल्ट से उस पे पोल फिट किए जाते हैं। ये 4 पोल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 4 कौन से पोल है, ये फील्ड पोल है। ये फील्ड पोल पे आगे जो दिख रहा है वो पोल शू है, आगे जो दिख रहा है वो पोल शू या पोल फेस बोलते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में बताया, ये अभी आपको विजुअलाइज करना है, इधर कैसा होता है एक्चुअल में वो देख लेना है। उसका पोल फेस का जो एरिया रहता है आगे का वो पोल कोर से ज़्यादा रहता है, यानी ये जो पोर्शन है इसे पोल कोर बोलते हैं। ये जो पोर्शन है इसे पोल कोर बोलते हैं, और आगे वाला जो है उसे पोल फेस या फिर
पोल शू बोलते हैं दोस्तों। और ये हो गया योक, योक या फिर फ्रेम। तो दोस्तों ये हो गई अभी फील्ड सिस्टम, और एक रह गया वाइंडिंग। अभी ये जो पोल कोर है इस पे ही लपेटी जाती है वाइंडिंग। कौन सी? फील्ड वाइंडिंग। इस पे चारों में फील्ड वाइंडिंग। और ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसका कनेक्शन कैसा रहेगा? अगर इधर से डीसी का पॉजिटिव आ रहा है तो वाइंडिंग के स्टार्ट में कनेक्ट होगा, इसका एंड जो है उसके स्टार्ट में, फिर से इसका एंड तीसरे के स्टार्ट में, चौथे का एंड पांचवें के स्टार्ट में, और इसका एंड बाहर। तो ये हो गया डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई फील्ड में कैसा जाता है? एक फील्ड का वाइंडिंग रहती है, अभी ये जो दिखाई है ये ऐसी घूम के सप्लाई जाता है। तो ये पूरा मिला के क्या हो गया? फील्ड सिस्टम। तो ये हो गई फील्ड सिस्टम। और दूसरी क्या रहती है? आर्मेचर सिस्टम। आर्मेचर में क्या आता है दोस्तों? इतना पोर्शन जो है ये आर्मेचर में आएगा। इसमें क्या आता है? आर्मेचर कोर, ये है आर्मेचर कोर। इसके अलावा इसमें स्लॉट्स है, स्लॉट में जो वाइंडिंग है उसे आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, ये आता है आर्मेचर में। तीसरा पोर्शन है कम्यूटेटर। तो दोस्तों कम्यूटेटर इधर है और इस पे ब्रशेस लगाए रहते हैं। 2 ब्रशेस हो सकते हैं या 4 ब्रशेस हो सकते हैं। वो लैप है या वेव वाइंडिंग है उस पर निर्भर करता है दोस्तों। तो वो लैप वाइंडिंग क्या, उसमें कैसे कनेक्शन रहते, वेव वाइंडिंग में कैसे रहते, वो आगे वाले वीडियो में देख लेंगे। ये पूरा वीडियो कंसेप्चुअल होगा दोस्तों। आगे के भी वीडियो पूरे कंसेप्चुअल होंगे, जिससे आपको क्लियर आइडिया आएगा और आपको एग्जाम में भी बेनिफिट होगा और कंसेप्ट क्लियर करने में भी बहुत सारा बेनिफिट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर कहाँ से शुरू होता है? इधर से दोस्तों ये कम्यूटेटर है। वो आगे हम झूम करके मैं दूसरे इसमें दिखा दूंगा कि कम्यूटेटर एक्चुअली कैसे होता है। इधर सिर्फ देखना है कि लोकेशन कहाँ पे रहता है। ये इधर कम्यूटेटर का है, उस पर क्या रहते हैं? ब्रशेस बताया मैंने। तो दोस्तों ये हो गया, पहला हो गया फील्ड सिस्टम, फिर आर्मेचर सिस्टम हो गया, कम्यूटेटर और ब्रशेस बताया मैंने। अभी चौथा है इंटरपोल्स एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। ये आगे वाली वीडियो में देखते हैं, क्योंकि इधर इंटरपोल्स नहीं है। इंटरपोल एक्चुअली पोल के बीच में रहते हैं, ऐसे मेन पोल जो है उसके बीच में जो पोर्शन होता है उसके इंटरपोलर रीजन बोलते हैं। और मेन पोल के बीच में जो पोर्शन रहता है ऐसा ही इंटरपोलर पोर्शन बोलते हैं। उस रीजन में जो पोल रहते हैं उसको इंटरपोल बोलते हैं या फिर कम्यूटेटिंग पोल। और जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है वो भी आगे मैं दिखा दूंगा। तो दोस्तों पहले देखते हैं फील्ड सिस्टम। तो फील्ड सिस्टम में आपने अभी जैसे मैंने बताया, फील्ड सिस्टम में क्या रहता है? योक रहता है दोस्तों, योक रहता है। उसके बाद क्या रहता है? पोल कोर रहता है, पोल शू और फील्ड वाइंडिंग। तो योक इधर मैंने दिखाया था दोस्तों, आप अगले वाले इसमें भी देख सकते हैं। योक ये जो है ये योक है, यानी ये आपको विजुअलाइज करने के लिए मैंने डायग्राम दिया है इधर। ये जो पोर्शन है ये स्टील, ये कास्ट स्टील का बना होता है या फिर कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन से ज़्यादा परमिएबिलिटी किसकी रहती है, यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो कास्ट स्टील की अच्छी रहती है। मैंने पहले भी बताया। तो ये किसका है? कास्ट स्टील या कास्ट आयरन। ये दिख रहा है ये कास्ट स्टील का है। तो उसको उठाने के लिए यहाँ पे लिफ्टिंग आय होती है, यहाँ से उसे उठाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया योक, और योक में जो अंदर है ये फील्ड सिस्टम है, इसमें फील्ड सिस्टम है। तो दोस्तों ये हो गया योक हो गया। योक तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। जो फ्रेम होती है उसे ही योक बोलते हैं दोस्तों। अभी देखो दूसरा हो गया पोल कोर। अभी जो योक है उसका योक का पहले फंक्शन देखते हैं। योक का फंक्शन क्या लिखा है इधर? योग का फंक्शन क्या लिखा है दोस्तों? तो दोस्तों मैं क्या बता रहा, एक मिनट। तो दोस्तों योग का फंक्शन क्या होता है? उसका योग का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड रिटर्न पाथ फॉर मेन और फील्ड फ्लक्स एंड टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू मशीन। ये तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें ही ये इधर एंड रिंग्स आएंगे, बेरिंग्स आएंगे, इसमें लगे होंगे इस कवर में, यानी वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा जिसपे कि वो जिससे क्या होगा कि उसमें जो आर्मेचर है और जो योक है वो अच्छे से मैकेनिकली फिट रहेगा। इसके लिए वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देगा। दूसरा उसका फंक्शन क्या बताया है? टू प्रोवाइड रिटर्न पार्ट टू द मेन फ्लक्स। ये समझने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। एक डायग्राम लेना पड़ेगा, उसमें देखें कि
इसमें क्या होता है, ये जो है ये है मेन पोल और ये हो गए इंटरपोल। तो अपने को अभी तो मेन पोल ही देखने हैं, ये हो गए मेन पोल। तो दोस्तों देखिए ये 4 पोल का मशीन है। इधर अगर एन पोल होगा तो इधर एस पोल होगा, इधर एन पोल है तो इधर एस पोल क्रिएट होगा। तो एन पोल से फ्लक्स निकलेगी, एस पोल से रिटर्न जाके योक से फिर वापस इधर आधी फ्लक्स एन में से निकलेगी, एस में जाके रिटर्न इधर से आएगी। ये एन से इधर जाएगी, एस में आधी फ्लक्स इधर आएगी और आधी फ्लक्स इधर से इधर। तो ये इसका योग का फंक्शन क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, जितनी भी फ्लक्स है टोटल फ्लक्स में से आधी फ्लक्स ये कैरी करता है। एक इधर से आधी आएगी, इधर से आधी, इधर से आधी और इधर से आधी, यानी उसके पेरीफेरी पे कितनी फ्लक्स रहेंगी, हाफ ऑफ टोटल फ्लक्स। हाफ ऑफ टोटल फ्लक्स योग कैरी करता है। ध्यान में रखिए दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये या फिर न्यूमेरिकल में ये डाटा देके आपको कुछ भी सवाल पूछ सकते। तो योग का फंक्शन क्या है दोस्तों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना। किसके लिए, मेन फील्ड का रिटर्न पाथ प्रोवाइड योग करती है। तो दोस्तों ये हो गया योग का। और दूसरा क्या लिखा है, मेड ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, ये तो बताया मैंने। तो दूसरा अभी देखते हैं, योग हो गए। योग के बाद आता है फील्ड पोल कोर एंड पोल शू। तो फील्ड जो रहती है दोस्तों, उसको लपेटने के लिए वो फील्ड जो वाइंडिंग रहती है वो कॉपर की रहती है। तो दोस्तों उसको लपेटने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पोल। ये पूरा जो सिस्टम है ये पोल है। अभी ये पोल कैसा रहता है, लैमिनेटेड रहता है, लैमिनेशन रहती है उसके दोस्तों। लैमिनेशन यानी उसका मतलब क्या है कि स्टैंपिंग यूज होते हैं। अभी ये जो एक दिखाया मैंने, ऐसे एक 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 स्टैंपिंग रहेंगे, इसको रिवेट किया जाता है, यानी इसका फिटिंग किया जाता है। और ये हो गया पूरा पोल, यानी एक एक स्टैंपिंग है। इधर देख सकते हैं आप, ये सिंगल स्टैंपिंग, उसको अभी रिवेट किया। इधर लिखा है रिवेट, यानी उसका स्टैंपिंग यानी बोल्टिंग करना। और इसको क्या दिया गया है, इधर नीचे होल भी दिए गए हैं। ये भी 1-2 होल भी रहेंगे उसके। अगर वो बड़ी साइज की मशीन है तो उसको होल भी हो सकते हैं टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। इधर क्या लिखा है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। इधर लिखा है मैंने। तो दोस्तों अगर मशीन की साइज बड़ी होंगी तो उसे होल्स आर प्रोवाइडेड टू पोल कोर टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, यानी इसके ऊपर होल्स भी हो सकते हैं टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। क्योंकि होल्स अगर होंगे उस पर तो वो क्या होगा, एडी करंट सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, तो उधर एडी करंट लॉस कम होगा और इसका हीटिंग भी कम होगा और पावर लॉस भी कम होगा। तो इसके लिए होल्स भी हो सकते हैं बड़े वाले मशीन में। ये किस इससे मटेरियल से बना होता है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील। पहले वाला योग जो बताया वो कैसा था, कास्ट स्टील का, अभी ये सिलिकॉन स्टील का है। सिलिकॉन स्टील उससे थोड़ा सा अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला रहता है, क्योंकि इधर जो फ्लक्स है, फ्लक्स इसमें ज़्यादा फ्लक्स रहती है, मैक्सिमम फ्लक्स इधर रहती है। योग में तो आधी जाती है, तो इधर पूरी फ्लक्स आती है। तो दोस्तों इसलिए इसमें सिलिकॉन स्टील जैसे अच्छा मटेरियल यूज होता है। तो ये हो गया फील्ड पोल कोर और पोल शू। तो फील्ड पोल कोर यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं। इधर जो है इसके अंदर ये फील्ड पोल है, और इधर ये जो पोर्शन है, यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये पोल कोर है, जो आड़ा वाला ऐसा है जिसपे वाइंडिंग लपेटी हुई है। ये वाइंडिंग फॉर्म करके उसमें डाली रहती है। और वो ऊपर जो फेस दिख रहा है, वो ऊपर जो फेस दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा दिख रहा है नीचे वाला। ये जो पोर्शन है ये है पोल फेस यानी पोल शू। और इसके नीचे बैक साइड में जो भी होगा, इसके नीचे जो होगा ये होगा पोल कोर। तो दोस्तों ये आइडिया आपको आ गया होगा कि मशीन में पोल कोर कहाँ पे रहती है, पोल शू या फिर पोल फेस कहाँ पे रहते हैं। और ये बीच वाले है ये इंटरपोल्स है, ये इंटरपोल्स या फिर उसे कम्यूटेटिंग पोल बोलते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया योक और फील्ड पोल हो गया, जिसमें कि फील्ड कोर और फील्ड पोल शू डिस्कस किया हमने। तो आगे अभी देखते हैं, इसमें भी दिख जाएगा आपको क्लियर कि फील्ड पोल कैसा है, या फिर पोल शूज भी दिख रही है, पोल कोर भी अंदर होगी। तो दोस्तों अभी आता है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड जो पोल कोर है और पोल शू आगे रहता है। फील्ड कोर जो रहती है ये अभी इसमें दिखाई है, ये है फील्ड कोर,
ये जो है ये फील्ड कोर है। तो ये फील्ड कोर ये इसको जो योक से कनेक्ट करने के लिए इधर जो 2 होल दिख रहे हैं, यहाँ पे बोल्टिंग होगा। यानी ये जो फील्ड कोर रहती है, ये फील्ड कोर क्या करते हैं, योक के साथ बोल्ट की जाती है, बोल्टिंग की जाती है इसकी उसको। और उस पर क्या किया जाता है, बोल्टिंग करने से पहले ये वाइंडिंग जो है, ये जो वाइंडिंग है ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फॉर्म की जाती है। फॉर्म कहाँ पे की जाती है, एक फॉर्मर रहता है ऐसा, एक ऐसा रेक्टेंगुलर पोर्शन वाला फॉर्मर रहता है, वो बनाते हैं। इसके जो साइज़ रहता है उसकी, वो जो कॉपर वायर सिलेक्ट होती है वो रेटिंग से हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से सिलेक्ट होती है, कितने एम्पियर टर्न्स लेने हैं, यानी कितने एम्पियर की तार लेनी है उसके हिसाब से एम्पियर टर्न्स। पहले तो एम्पियर टर्न्स के हिसाब से डिज़ाइन होता है, फील्ड वाइंडिंग हो या आर्मेचर वाइंडिंग। तो एम्पियर टर्न्स के हिसाब से क्या, एम्पियर जो है एम्पियर के हिसाब से कितना ज़्यादा कंडक्टर लेना है वो डिसाइड होता है, यानी डायमीटर ऑफ कंडक्टर। और जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी लेनी है, ये कितना एमएमएफ प्रोड्यूस करना है उसके हिसाब से लिया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया वाइंडिंग का। तो ये वाइंडिंग कहाँ पे फॉर्म होती है, फॉर्मर पे। ये ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्मर रहता है, उस पर ये लपेटी जाती है ऐसी टाइटली, और इसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है। तो ये एक ही डायरेक्शन में ऐसी लपेटी जाती है, ऐसी उल्टी की तो ऐसी ही घुमानी पड़ेंगी। तो ये डायरेक्शन वही रहती है, गोल गोल ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स बनाए जाते हैं, और उसमें जो कंडक्टर की डायमीटर जो है वो एम्पियर के हिसाब से सिलेक्ट की जाती है। तो दोस्तों ये हो गया पोल कोर, और उस पर फील्ड वाइंडिंग का कोर, और उस पर जो फिट की जाती है वो हो गई फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों इसमें मोस्टली कॉपर यूज़ होता है, और कभी कभी एल्यूमिनियम का भी यूज़ होता है। एक दूसरी बात दोस्तों, ये जो कॉपर वायर रहती है, ये कॉपर वायर इनेमेल्ड रहती है, उसे इनेमेल्ड बोलते हैं, इनेमेल्ड कॉपर वायर या फिर मैग्नेट कॉपर वायर। यानी ये क्या किसके लिए यूज़ होती है, ट्रांसफार्मर के लिए, मशीन के लिए, मोटर के लिए, इंडक्शन मोटर के लिए, डीसी मोटर के लिए, जो भी वाइंडिंग, जिधर भी वाइंडिंग बनाते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं, जहाँ पे जिधर भी हम लोग वाइंडिंग बनाते हैं उधर ये इनेमेल्ड कॉपर जो तार है ये यूज़ होती है। इनेमेल्ड का मतलब क्या होता है, उस पर ये टफ कोटिंग रहता है, यानी वो जो कॉपर वायर है ये शॉर्ट नहीं हो सकती। अभी इस पे इंसुलेशन है, हर एक तार पे इंसुलेशन होता है, वो रेजिन टप, यानी उसमें कौन सा इंसुलेशन रहता है, टपन रेजिन, यानी वो कौन सा इंसुलेशन है, रेजिन इंसुलेशन, वो हर एक तार पे रहता है। यानी तार वो रेजिन में बेक की जाती है, बेक यानी गर्म की जाती है, उसमें यानी डुबाते हैं पूरी वो, उसमें उसके बाद उसे सोक करते हैं, बेक करते हैं, उसके बाद जो बनती है उसे इनेमल्ड कॉपर वाइंडिंग बोलते हैं। यानी उस इनेमल्ड वाइंडिंग नहीं, सॉरी, इनेमल्ड कॉपर वायर बोलते हैं। यानी एक तार है, उसको तार के मिला के हम लोग वो उसके बाद कॉइल बनाते हैं, या उसको और कॉइल से वाइंडिंग बनती है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आगे हम पढ़ेंगे कि अभी सिर्फ इतना बताना था कि इस पे वार्निश जैसा जो दिख रहा है वो इंसुलेशन है, यानी वो कौन सा है, इनेमल्ड बोलते हैं उसे, इनेमल्ड कॉपर वायर। तो बाकी जो कंसेप्ट है, ये वायर से अभी ये टर्न बनती है, टर्न से फिर ऐसे अगर घुमा दिया तो कॉइल बनती है। अभी ये जो दिख रही है ये क्या है, कॉइल है, ये वाइंडिंग नहीं है दोस्तों, ये फील्ड की कॉइल है, फील्ड कॉइल। और ऐसे 4 कॉइल मिला के क्या बनेगी, फील्ड की वाइंडिंग। ऐसे कितने कॉइल होंगे, 4 पोल होंगे ना, 4 पोल के हिसाब से कितनी वाइंडिंग होगी, ऐसे 4 वाइंडिंग। और ये 4 वाइंडिंग जब हम सीरीज में ऐसे कनेक्ट करेंगे और ये बाहर निकालेंगे 2 टर्मिनल, तो ये पूरा जो बनेगा ये क्या बनेगा, फील्ड वाइंडिंग। तो ये टर्मिनोलॉजीज आगे देखेंगे। तो इसके लिए आपको विजुअलाइज होना जरूरी था कि ये कॉइल क्या रहती है, टर्न्स क्या रहते हैं, वो टर्न्स कैसे बनाते हैं, और ये इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। नहीं तो मैं डायरेक्टली आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाता तो फिर वो पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है, कम्यूटेशन जो प्रोसेस होती है, कम्यूटेशन कंडक्टर में कैसा होता है, करंट रिवर्सल कैसा होता है, कम्यूटेटर के जो स्लॉट्स रहते हैं, सेगमेंट्स रहते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट्स, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कॉइल्स, वाइंडिंग क्या रहता है, ये पूरी टर्मिनोलॉजीज आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर ये आपको ऐसे इमेज दिखाया तो फिर क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अभी ये हो गया फील्ड वाइंडिंग का। तो इसमें फील्ड सिस्टम पूरी मैंने कवर कर ली, जिसमें फील्ड सिस्टम में मैंने पूरा बताया, योक बताया,
फील्ड कोर बताया, फील्ड पोल शू बताया, अभी ये फील्ड वाइंडिंग बताया। और ये फील्ड वाइंडिंग कैसे फॉर्म होती है फॉर्मर पे वो भी बताया, वो लपेटी जाती है। तो दोस्तों ये हो गया अभी फील्ड वाइंडिंग का। तो अभी आगे देखते हैं आर्मेचर का। अभी ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये जो डीसी मशीन के पार्ट देख रहे थे उसमें दूसरा पॉइंट आता है आर्मेचर सिस्टम। तो दोस्तों आर्मेचर सिस्टम में क्या आता है दोस्तों, मैंने बताया था डायग्राम में आर्मेचर सिस्टम में क्या आता है। तो आर्मेचर सिस्टम में मैंने बताया था दोस्तों, ये आर्मेचर सिस्टम में इतना पोर्शन आता है, यानी क्या क्या आता है आर्मेचर के स्लॉट, यानी ये आर्मेचर की कोर है बीच वाली, और इसमें फिट क्या है जो स्लॉट में जो दिख रही है तार वाली है ऐसी, वो आर्मेचर की वाइंडिंग बोलते हैं। ये पूरी बना के वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये अब हम देखेंगे। और ये आर्मेचर का सिस्टम का फंक्शन दोस्तों क्या है कि अगर ये कोई भी डीसी मशीन है तो या तो वो डीसी जनरेटर करके यूज कर सकते हैं या फिर उसे डीसी मोटर करके यूज किया जाता है। तो अगर वो डीसी मशीन जो है वो डीसी मोटर करके यूज किया तो उसे हम क्या देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। तो डीसी जो सप्लाई है वो आर्मेचर से, डीसी सप्लाई देने की वजह से आर्मेचर में से करंट फ्लो होगा। तो जब भी करंट फ्लो होगा दोस्तों तो उधर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जब भी मोटर, इन केस ऑफ मोटर, तो दोस्तों जब भी एक कोई डीसी मशीन मोटर करके यूज किया तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और अगर डीसी जनरेटर अगर करके यूज किया तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी आर्मेचर का जो कंडक्टर रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए आर्मेचर कंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअल जो रिजल्ट मिलता है वो उधर ही मिलता है अपने को। तो दोस्तों ये हो गया आर्मेचर सिस्टम का। तो इसमें और क्या बताने वाली बात ये है कि आर्मेचर सिस्टम जो है वो क्या क्या चीज़ें आती है उसमें। आर्मेचर कोर आता है दोस्तों, उसमें क्या क्या आता है देखो, आर्मेचर कोर आता है और आर्मेचर वाइंडिंग आता है। तो एक एक देखते हैं। आर्मेचर कोर देखते हैं पहले। तो दोस्तों आर्मेचर कोर में देखो, आर्मेचर कोर जो होता है उसमें क्या क्या कंसेप्ट आती है देखो। अभी जो दिख रहा है ये आर्मेचर का कोर है दोस्तों। अभी इधर आर्मेचर का कोर है, ये शाफ्ट है, इधर जो दिख रहा है ये शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर वो फिट किया जाता है आर्मेचर का कोर। आर्मेचर के कोर जो होता है, जैसे कि हमने देखा जो फील्ड पोल शू होते हैं उसे लैमिनेशन यूज किया जाता है, वैसे ही इधर भी लैमिनेशन है। यानी कि एक एक स्ट्रिप ऐसे ये इधर देख सकते हैं, एक एक ऐसी ये लैमिनेटेड स्ट्रिप जो है ये, अभी ये इसमें स्लॉट भी रहेंगे तो ये ऐसे पिवोट की जाती है। यानी ये क्या है कि दोस्तों एक साथ ये बंच किया गया है और इसमें लैमिनेशंस यूज होते हैं। जो स्मॉल थिकनेस वाले लैमिनेशन वो यूज क्यों करते हैं मैंने बताया है दोस्तों। तो ये लैमिनेशन यूज किया जाता है और इसमें मटेरियल कौन सा लगता है, सिलिकॉन स्टील। जैसे कि फील्ड पोल शू में मैंने बताया फील्ड पोल कोर में सिलिकॉन स्टील यूज करते, वैसे ही इधर भी सिलिकॉन स्टील यूज करते। ये हो गई मटेरियल की बात। दूसरी बात इसके रिलेटेड अभी टर्मिनोलॉजी क्या क्या आ सकती है कि दोस्तों अभी आपको आर्मेचर कोर तो बताया, आर्मेचर कोर में क्या क्या चीज़ें आती है। ये हो गया आर्मेचर का स्लॉट, ये जो दिख रहा है ऐसे आड़े, ये बीच में जो गैप है जहाँ पे क्या बैठता है, आर्मेचर की तार, आर्मेचर की वाइंडिंग, आर्मेचर की कॉइल बोलते। यानी अगर एक तार है, अगर एक ऐसी तार है तो उसे बोलते हैं आर्मेचर कंडक्टर। और अगर ऐसे ये तार जाके फिर से दूसरे स्लॉट में से वापस आई, क्या होता है इधर से, अभी देखो इधर से अगर ये इधर समझो कम्यूटेटर है तो कम्यूटेटर इधर है समझो, तो इधर से एक तार ऐसी इधर स्लॉट में से इधर आई तो इसे बोलते हैं कंडक्टर। तो और इधर जाके फिर से वापस आई दूसरे स्लॉट में से, ये लैप और वेव में कैसा होता है ये हम आगे देखेंगे। तो ये अगर रिटर्न आती है तो ये पूरे जो एक टर्न हुई, अभी ये जो एक कंडक्टर था ये दूसरा कंडक्टर था, तो दो कंडक्टर मिला के एक टर्न होती है। एक क्या होती है, टर्न, उसे एन से दिखाते हैं और कंडक्टर को जेड से दिखाते हैं। तो ये दो जेड मिलके एक टर्न तैयार होती है। और ऐसे क्या होता है कि एक टर्न से हमारा काम होता नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे एक टर्न से होता नहीं है, ऐसे कॉपर की वायर ऐसी एक वो दोनों स्लॉट में बार बार लपेटनी पड़ती है। समझो ऐसे 10 टन मारे हमने, यानी कितना 10 टन मारे, तो ये क्या हो गई, एक कॉइल हो गई।
अभी ये 2 टर्मिनल बाहर निकले, तो इधर अगर हमने एक ही स्लॉट 2 स्लॉट में ऐसी लपेटी वायर तार, कॉपर की तार अगर लपेटी, तो उससे जो बनती है वो एक कॉइल होती है। तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, कॉइल। तो क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, टर्न्स हो गई और कॉइल। ये टर्मिनोलॉजी हम फिर एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि वो आगे है इमेज काम आएगी जब भी मैं ये पढ़ाऊंगा कि नंबर ऑफ ये कंडक्टर क्या होता है, टर्न क्या होता है, कॉइल क्या होता है, और ऐसी बहुत सारी कॉइल होती है। अभी ये दूसरे कंडक्टर में अगर बिठाए, ये दूसरी कॉइल हो गई, अभी तीसरी कॉइल, ऐसी बहुत सारी कॉइल्स रहेंगी। जितने भी स्लॉट्स रहेंगे उसके हिसाब से वो नंबर ऑफ कॉइल्स रहेंगी। और नंबर ऑफ कॉइल से क्या बनती है, वाइंडिंग बनती है। दोस्तों नंबर ऑफ कंडक्टर से दो कंडक्टर से एक टर्न बनती है, और बहुत सारे टर्न से एक कॉइल बनती है, और ग्रुप ऑफ कॉइल यानी बहुत सारे कॉइल से एक वाइंडिंग बनती है। यानी वाइंडिंग यानी क्या, पूरी आर्मेचर की जो भी तार यूज होती है उसे पूरी ग्रुप ऑफ कॉइल यानी पूरे जो सिस्टम है वाइंडिंग का यानी तार जो लगाने का, उसे वाइंडिंग बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग कंडक्टर और कॉइल साइड में कंफ्यूज होते हैं। कंडक्टर देखो दोस्तों, कंडक्टर जो है वो एक ही रहता है, एक ही अगर डाला ऐसे तार तो वो हो गया कंडक्टर। और क्या, अगर ये लपेट लिया ऐसे, समझो ये दोनों स्लॉट में ऐसे लपेट लिया और ये बाहर निकाला, तो ये जो साइड है इसे कॉइल साइड बोलते हैं, कॉइल साइड। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, एक अगर कंडक्टर है तो उसे बोलेंगे कंडक्ट यानी उसे बोलेंगे कंडक्टर, और दूसरा जो कॉइल साइड है यानी क्या, वो कॉइल की एक साइड, उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर कितने भी हो सकते हैं, तो वो हो गया कॉइल साइड। एक उसे कभी कभी एक फ्रंट साइड बोलते हैं, एक रेयर साइड, तो वो बाद में देखेंगे फ्रंट साइड कौन सी, रेयर साइड कौन सी, वो फ्रंट पिच बैक पिच जो बाकी जो कंसेप्ट है वो बाद में देखेंगे, इसमें नहीं। तो दोस्तों ये मैंने बताया आर्मेचर कोर। तो आर्मेचर कोर से रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट मैंने बताई, देखो लैमिनेशन बताया कि वो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यूज करके उसे रिवेट किया जाता है। तो वो जो हर एक स्ट्रिप रहती है उसे लैमिनेशन बोलते हैं। तो हर एक स्ट्रिप लैमिनेटेड रहती है यानी हर एक स्ट्रिप में दोनों में इंसुलेशन होता है एडी करंट लॉस कम करने के लिए। तो दोस्तों ये हो गया लैमिनेशन। दूसरी चीज़ है उसमें होल भी हो सकते हैं, ये जो कोर है इसमें होल भी हो सकते हैं। ये किसके लिए होते हैं, एडी करंट लॉस कम करने के लिए, और वेंटिलेशन के लिए भी होते। अगर बहुत बड़ी मशीन है तो उसके डिज़ाइन में होल भी हो सकते। तीसरा है स्लॉट। स्लॉट मैंने बताया इसके ऊपर जो दिख रहे थे जिसमें वाइंडिंग फिट होती है वो उसे बोलते हैं स्लॉट। अब ये स्लॉट क्या होते हैं, कभी कभी स्क्यूड रहते। अगर बड़ी मशीन है तो स्लॉट कैसे रहेंगे, ऐसे स्क्यूड यानी कैसे, अगर ये रोटर है तो स्क्यूड यानी ऐसे तिरछे रहेंगे। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होता मोटर का, मोटर में वाइब्रेशन नहीं आता क्योंकि इधर पोल रहते। तो ये अगर स्ट्रेट हो गए तो इधर एंगल 90 बनेगा, तो ये कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, उसे वाइब्रेशन आता है। और दूसरी बात एक है टीथ। अभी पोल टीथ मैंने बताया नहीं, इधर पोल टीथ क्या रहता है दोस्तों, जो अंदर वाला गड्ढे वाला पोर्शन है जिसमें गड्ढा है ऐसा, वो हो गया, ये हो गया स्लॉट जिसमें कंडक्टर बैठ जाते। और ये जो पोर्शन आगे ऊपर वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं टीथ। ये ऊपर जो आता है ये टीथ, अंदर जो है ये स्लॉट, ये स्लॉट हो गया, ये टीथ हो गया। तो इतना ही है दोस्तों, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थी आर्मेचर कोर के रिगार्डिंग। तो आगे देखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग जैसे देखिए दोस्तों वैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग रहती है। अभी दोस्तों ये एक्चुअली इमेज फील्ड वाइंडिंग की लगाई है मैंने, ये गलती से इधर लगी है दोस्तों, ये आर्मेचर वाइंडिंग नहीं है, ये फील्ड वाइंडिंग है। तो दोस्तों हमें देखना है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग कैसे फिट होती है, तो इधर देख सकते हैं ये है, ये कोर है। तो कोर में जो है बीच में स्लॉट है दोस्तों, ये स्लॉट है। हर एक स्लॉट में नंबर ऑफ कंडक्टर कितने भी आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, 10 आ सकते हैं नंबर। वो कॉइल अगर हमने ऐसे रिपीट उधर ही डाला, तो अगर कॉइल डाली तो फिर नंबर ऑफ कंडक्टर बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये कितने आ सकते हैं, वो सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, क्वाड्रुप्लेक्स है, इस पर डिपेंड रहता है। सिंगल लेयर है या डबल लेयर है, कभी कभी एक ही स्लॉट में 2 लेयर की वाइंडिंग रहती है, उसे डबल लेयर बोलते हैं। कभी कभी सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स भी रहता है, उसके हिसाब से भी नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ते हैं। तो ये जो टाइप्स है वो आगे पढ़ेंगे। पहले हमें देखना है कि आर्मेचर की वाइंडिंग कैसी होती है। तो आर्मेचर के स्लॉट तो हमने देख लिए और टीथ देख लिए। अभी जो इधर दिख रहा है ये स्लॉट रहे। अभी इधर ये देख सकते हैं आप, पहले स्लॉट में इन्होंने क्या डाला है, एक इंसुलेशन पेपर डाला। ये जो स्लॉट है आर्मेचर का जो कोर है उसमें स्लॉट्स रहते हैं, उसमें एक इंसुलेशन का पेपर डाला। फिर उसमें क्या करेंगे, जो वाइंडिंग है
यानी जो तार है वो तार उसमें डाल देंगे, वो तार डाल देंगे। फिर क्या होगा दोस्तों, इधर से अगर शुरू किया हमने, ये कम्यूटेटर दिख रहा है, इधर से शुरू किया इस साइड से, यानी इसे फ्रंट साइड बोलते हैं, इसे रेयर साइड बोलते हैं। कम्यूटेटर जिस भी साइड रहता है उसे फ्रंट साइड बोलते हैं, और जिस साइड कम्यूटेटर नहीं रहता उसे रेयर साइड बोलते हैं। तो फ्रंट साइड से वाइंडिंग अगर इधर से शुरू किया समझो, तो इधर ऐसे रिटर्न जाके ये फिर इस स्लॉट में से आएगी और फिर इधर समझो कनेक्ट होगी कम्यूटेटर को, समझो। तो दोस्तों और ये शुरू भी इधर से कम्यूटेटर से होंगी। तो ऐसा दोस्तों कम्यूटेटर जो सेगमेंट रहते हैं वो आगे देखेंगे कम्यूटेटर में कि सेगमेंट क्या है, माइका इंसुलेशन वगैरह। तो इतना ही देखना है कि ये कम्यूटेटर से वाइंडिंग शुरू होती है और फिर जाके रिटर्न आके फिर दूसरे स्लॉट में रिटर्न आके कम्यूटेटर को कनेक्ट होती है। ये कैसे कनेक्ट करते हैं, उसकी कनेक्शन कैसी रहती है, डेवलपमेंट डायग्राम जो बोलते हैं वो कैसी रहती है, वो बाद में देखेंगे। इतना ही समझना है कि कम्यूटेटर से शुरू होती है, कॉइल हो या वाइंडिंग हो, कंडक्टर हो, कुछ भी हो, वो कम्यूटेटर पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये खत्म होते वक्त क्या होती है, कहाँ से गई, देखो ये फ्रंट साइड से गई इधर से, अभी ये इधर ऐसे जाके फिर ऐसे रेयर साइड से टर्न होके फिर से दूसरे स्लॉट में से रिटर्न आए। तो इसे रेयर साइड में क्या बोलते हैं, इधर ये जो एंड कनेक्शंस है, ये एंड है इधर, और इधर क्या है, इधर भी कनेक्शंस प्रोवाइड किए हैं। तो ये हो गए एंड कनेक्शन, एंड कनेक्टर लगते हैं इसके लिए। इधर तक वाइंडिंग आई, इधर से इधर जोड़ने के लिए एंड कनेक्टर रहते, ये भी एंड साइड हो गई। तो दोस्तों ये जो बीच में रखा है उसे एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। ये जो उधर से इधर तक, क्योंकि पोल जो आते हैं, फील्ड के पोल जो आते हैं तो यहाँ से यहाँ आते हैं एग्जैक्ट बराबर, ये इधर ऐसा रहता है एक्सिस, यानी फील्ड के पोल जो है वो आपको दिखा देता हूँ। फील्ड के पोल ऐसे रहेंगे एग्जैक्ट, उतनी उसकी जितनी लेंथ रहेगी उतनी। और जो कंडक्टर हमने डाला इधर से अभी देखा हमने कि वो इधर से रिटर्न आके अगर कम्यूटेटर में गया, तो ये जो लेंथ है वो एक्टिव लेंथ है, उसे बोलते हैं कंडक्टर की एक्टिव लेंथ। तो आगे देखते हैं, पेपर इंसुलेशन अभी डाला है, पेपर इंसुलेशन में फिर से क्या डालेंगे, अभी इसमें ऐसी तार डालेंगे कॉपर की, इधर भी इंसुलेशन लगाएंगे पेपर, और इधर से वो कॉपर की तार जाके कम्यूटेटर के सेगमेंट को नंबर ऑफ से उधर नंबर दी जाती है, नंबरिंग दी जाती है कम्यूटेटर सेगमेंट को, उसके हिसाब से वो कनेक्ट होती है। तो दोस्तों ये हो गई उसमें वाइंडिंग कैसे लगाती है। तो ये देखो पूरे पेपर का इंसुलेशन लगाया। अभी इधर देख सकते हैं आप, इधर उन्होंने जो कंडक्टर लिया है वो पूरा स्ट्रिप है, यानी वो पूरा एक ही कंडक्टर है, यानी वो स्ट्रिप कंडक्टर है। लेकिन जो छोटी मशीन रहती है और बहुत सारे टाइम में बड़ी मशीन के लिए बड़ी मशीन के लिए भी राउंडेड ऐसा वो सिलिंड्रिकल कंडक्टर यानी गोल कंडक्टर ले लेते। तो दोस्तों कौन सा कंडक्टर, ऐसा जो अपना नॉर्मल कंडक्टर रहता है, नॉर्मल कंडक्टर रहती है तार, ये ऐसी जाड़ी वाली तार भी यूज कर सकते हैं। इधर जो दिख रही है वो रेक्टेंगुलर शेप यानी वो स्ट्रिप टाइप दिख रही है, ये ऐसी स्ट्रिप टाइप ही यूज होगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये राउंडेड वाली अपनी तार भी यूज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा देंगे तो वो स्ट्रिप जितना करंट कैरी कर सकता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दिए ऐसे तो वो स्ट्रिप जितना करंट कैरी कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इधर स्ट्रिप दिखाए तो कंडक्टर उधर आर्मेचर में जो कंडक्टर होगा वो वाइंडिंग में कंडक्टर जो होगा स्ट्रिप में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दिखाने के लिए ऐसा दिखाया है। ये अभी एंड कनेक्शन, इधर एंड, ये रेयर साइड है, रेयर साइड में कैसी टर्न होती है देखो कॉइल, अगर बड़ा मशीन है तो ऐसी यूज हो सकती है। इसमें जो दिखाया है पेपर इंसुलेशन दिखाया है, पहले पेपर डाला जाता है उसमें फिर वाइंडिंग डाली जाती है, उसमें वाइंडिंग वो रिटर्न, ये अभी ये एंड कनेक्शन ऐसी रिटर्न हो गई, बैक साइड है, ये रेयर साइड है या फिर बैक साइड बोल सकते हैं इसे। तो इसके बाद देखेंगे दोस्तों इंसुलेशन कवरिंग, यानी क्या, पहले अभी इसमें कंडक्टर डाला है दोस्तों, इसमें अभी कंडक्टर है अंदर, इसमें जो कंडक्टर है वो इंसुलेशन पेपर इंसुलेशन में डाला है। तो उसके बाद उस पर क्या किया जाता है, जो भी बचा है ऊपर जो दिख रहा है पेपर इंसुलेशन, वो ऐसा उसको फोल्ड किया जाता है, उसके ऊपर फोल्ड किया जाता है और उस पर और एक इंसुलेशन की स्ट्रिप डाली जाती है, इस पे ऊपर और एक इंसुलेशन की स्ट्रिप डाली जाती है। वो वुडन रह सकती है या फिर कौन सी भी इंसुलेशन वाली रह सकती है। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर मैं जूम करके दिखाता हूं दोस्तों, ये ऊपर जो स्ट्रिप डाली है वो इंसुलेशन की स्ट्रिप है। तो दोस्तों ये इंसुलेशन की स्ट्रिप ऊपर से डाली जाती है, वो वुडन, ज़्यादातर वुडन रहती है, हल्की फुल्की एकदम, जो वो किस लिए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, यानी वाइंडिंग बाहर ना आ जाए, क्योंकि आर्मेचर बहुत ही स्पीड से घूमता है वो उसमें, तो उसके लिए वो वाइंडिंग बाहर आ सकती है, इसलिए क्या किया जाता है, ऊपर से उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो वुडन का, और कोई भी इंसुलेशन रह सकता है। ये ऊपर दिख रही है आपको।
ये जो आड़ी ऐसी लगी हुई है, ये वाइंडिंग के ऊपर फिटिंग के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों ये हो गई आर्मेचर के बारे में। तो अभी आगे देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। इंसुलेशन कवरिंग हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों वाइंडिंग की जाती है, कम्यूटेटर के कनेक्शन की जाती है। उसके बाद वो वार्निशिंग वगैरह होता है। वो पूरा प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है, यानी सिर्फ इंसुलेशन दिया जाता है ज़्यादातर, यानी आर्मेचर की कंडक्टर के प्लेस होने के बाद वो कम्यूटेटर में कनेक्शन जब आते हैं तो कम्यूटेटर में उसका उधर कनेक्शन होता है, सोल्डरिंग होता है। उसके बाद वो जो ज़्यादा कंडक्टर बाहर आते हैं वो कटिंग हो जाता है। तो दोस्तों वो आप देख सकते हैं इधर ज़्यादा जो कंडक्टर आगे आए हैं वो कनेक्शन के बाद, यानी वाइंडिंग इधर से कम्यूटेटर से शुरू होगी, मैंने बताया था, और ऊपर उधर जाके फिर रिटर्न आएगी, ये कम्यूटेटर में कनेक्ट होगी। अभी जो एक्स्ट्रा इधर कंडक्टर ऐसे आए हैं वो काट दिए जाते हैं, बाद में वो काट दिए जाते हैं। और इधर इंसुलेशन, आप पेपर इंसुलेशन वगैरह लगाए ये देख सकते। ये चीज़ें अभी डिस्कस ज़्यादा नहीं करते। उसके बाद ये पॉइंट हमने क्या देखना है कि कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर क्या रहता है ये देखना है दोस्तों। इधर तो आप इधर देख सकते हैं कि ये जो कम्यूटेटर का लोकेशन आपको बताया कि जिस साइड भी कम्यूटेटर रहता है उसे फ्रंट बोलते हैं, दूसरी साइड को बैक बोलते हैं। तो एक साइड में कौन सी भी कम्यूटेटर रहेगा, कम्यूटेटर क्या करता है AC टू DC और DC टू AC, वो डिपेंड करता है मोटर है या जनरेटर। तो फंक्शन से आगे जाके हमें क्या देखना है कि कम्यूटेटर अभी लोकेशन तो मैंने बताया शाफ्ट पे एक साइड में रहता है, जहाँ पे उसके ऊपर क्या रहते हैं, ब्रशेस रहते हैं, इधर ब्रशेस रहती है। वो डिपेंड करते हैं 2 है या 4 है, वो लैप और वेव वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों। तो अभी ये हो गया। तो दोस्तों कम्यूटेटर में सेगमेंट्स रहते हैं। कम्यूटेटर में समझने वाली 2 चीज़ें हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट और माइका इंसुलेटर। तो दोस्तों देखते हैं वो, तो ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये एक जो दिख रहा है ये एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये दूसरा कम्यूटेटर, ये तीसरा कम्यूटेटर सेगमेंट। इसको अगर नंबरिंग दिया 1 2 3 तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स है। और बीच में जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप दिख रहा है ये माइका इंसुलेटर है। देखो दोस्तों ये माइका इंसुलेटर, ऐसे फॉर्म ये करते वक्त ये ऐसे किया जाता है कि उसके बीच में इंसुलेशन रहता है, यानी एक ये जो पहली स्ट्रिप है और ये दूसरी स्ट्रिप है ये शॉर्ट नहीं रहती दोस्तों, ये इसमें इंसुलेशन रहता है, एक दूसरे में करंट ये शॉर्ट नहीं करती, यानी उस दोनों के बीच में एक अच्छा इंसुलेशन रहता है, माइका इंसुलेशन रहता है। तो दोस्तों और ये आप अगर देख पाए तो इधर देख सकते हैं कि ये जो कॉपर थोड़ा माइका के ऊपर आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो माइका है तो इधर तक है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये माइका इधर तक है, ये ऊपर वाला पोर्शन प्योर कॉपर का है जिसपे ब्रश घिसता रहता है, इसके ऊपर ब्रशेस रहती है दोस्तों। तो ये ब्रशेस इसके ऊपर 2 4 कितने भी रहेंगे, जितने रहेंगे वो घिसते रहते हैं। उसके वजह से क्या होता है, कॉपर घिसते जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि माइका जो रहता है वो माइका थोड़ा नीचे रखते हैं, उसकी लेवल इधर तक माइका है पूरा, और ये कॉपर उसके ऊपर रहता है। तो ये भी चीज़ समझने वाली है दोस्तों, ये भी समझनी चाहिए। तो कम्यूटेटर सेगमेंट और इंसुलेशन बताया दोस्तों इसमें। तो अभी इसमें क्या रहेगा, कम्यूटेटर कनेक्शन। तो कम्यूटेटर कनेक्शन के लिए क्या करते हैं कि जो मैंने बताया कि इधर से ऐसी वाइंडिंग जाती है, फिर वापस आके कम्यूटेटर को कनेक्ट करते हैं। और ये जो कनेक्ट करते वक्त क्या करते हैं, इसमें क्लैंप जैसा रहता है दोस्तों। अगर आप देख पाते हैं तो 1 मिनट मैं बता देता हूँ। तो जब भी ये रिटर्न आती है दोस्तों, तो रिटर्न आती है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिटर्न आने के बाद इधर फंसाया जाता है। इधर ये कम्यूटेटर का एक सेगमेंट है जिसमें भी ये फंसा है। ये पहला सेगमेंट समझो, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आगे आता है ऐसा, यही नीचे जाके, यानी ऐसा नीचे जाके ऐसा आगे आता है। तो दोस्तों ये है सेगमेंट। तो ये सेगमेंट में फंसाए जाते हैं और आगे वाले काट दिए जाते हैं। और फिर इसमें काटने के बाद इधर सोल्डरिंग भी करते, इधर सोल्डरिंग भी होता है दोस्तों, ताकि वो एक दूसरे में शॉर्ट ना हो। और ये घिस के पूरा क्लीन किया जाता है। कम्यूटेटर क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है, जॉब रहता है दोस्तों, वो क्लीन होना चाहिए। अगर वो शॉर्ट हो गया तो डैमेज हो सकता है। तो ये हो गया कम्यूटेटर कनेक्शन का। तो दोस्तों ये कम्यूटेटर कनेक्शन वगैरह होने के बाद पूरा अगर होता है पूरा, अभी ये आर्मेचर वाइंडिंग इधर दिख जाती है आपको, आर्मेचर में ऊपर कवर लगाए, आर्मेचर वाइंडिंग फिटिंग हो गया है। तो इसके बाद वो एंड साइड में कनेक्शन रहती है, उसके ऊपर भी फिर से एक बार ऐसे पेपर इंसुलेशन लपेटा जाता है। अभी इसके बाद हो गया ये पूरा, अभी ये पूरा आर्मेचर का वाइंडिंग प्रोसेस, रीवाइंडिंग बोलते हैं उसे, रीवाइंडिंग या वाइंडिंग प्रोसेस। अगर नहीं होगी तो वाइंडिंग बोल सकते हैं, और फिर से कर रहे हैं पुरानी मोटर को तो रीवाइंडिंग बोलते हैं।
तो पूरा होने के बाद उसे वार्निशिंग किया जाता है, यानी उसके ऊपर पूरा वार्निश डाला जाता है, ऐसा पूरा वार्निश। या फिर उसे अगर वो नई मशीन है, बड़ी वाली मशीन है, तो उसे बेकिंग के लिए वैक्यूम प्रेस मशीन में, वैक्यूम प्रेस अगर एक टैंक रहती है उसमें डाला जाता है और वो 24 घंटे के लिए उसमें वैक्यूम प्रेस मशीन में उसको बेक किया जाता है। वार्निश वगैरह जो रहता है, वो इंसुलेशन जो रहता है वो अंदर ही रहता है पूरा, वो हीट करते साइकिल रहती है उसकी। यानी वो डिपेंड करता है मशीन कौन सी है, कितने किलोवाट की है, कौन सी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, तो उसके हिसाब से वो पूरा होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट है वार्निशिंग, तो वार्निशिंग होता है। तो अभी रह गया बाकी, अभी देखा हमने फील्ड का देखा, आर्मेचर देखा, कम्यूटेटर देखा, अभी ब्रश। कम्यूटेटर के साथ ऊपर क्या लगे रहते हैं, ब्रश। ये है ब्रश सिस्टम, वो घिसते रहते हैं कंटिन्यूसली, ग्राफाइट वगैरह हार्ड वाला हार्डन रहते हैं ये लेकिन जो कॉपर से हार्ड नहीं रहता है, ये अपना ग्राफाइट वाला वगैरह, हार्डन ग्राफाइट वगैरह यूज होता है। तो ये हो गया ब्रशेस का। और इसमें स्प्रिंग सिस्टम, वो कभी कभी उसे रॉकर आर्म असेंबली बोलते, बड़ी मशीन है तो। अभी इसमें स्प्रिंग सिस्टम वगैरह रहती है। जो ब्रश है, ये जो आगे वाला ब्लैक पोर्शन है ये ब्रश है, तो ब्रश को इधर स्प्रिंग रहती है, इस पर टेंशन रहता है, तो इसलिए वो ब्रश है ये शाफ्ट से, अगर इधर शाफ्ट है तो इधर ये प्रेस करके रहता है, तो उस पर स्प्रिंग लोडेड ब्रशेस रहती है, तो शाफ्ट से हिलता नहीं है, ज़्यादा घिसता ही रहता है। तो ये 4 ब्रश वाली है। अगर 8 ब्रश वाली चाहिए तो अलग रहेगी, 2 ब्रश वाली चाहिए तो अलग रहेगी। तो ये हो गया ब्रश होल्डर, ब्रश असेंबली या फिर रॉकर आर्म बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है कम्यूटेटिंग पोल एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। अभी हमने देखा कि फील्ड वाइंडिंग के पोल देखे थे। ये फील्ड वाइंडिंग के पोल जो है बड़े वाले हैं, ये फील्ड वाइंडिंग के पोल है, ये 4 पोल फील्ड वाइंडिंग के। और मैंने क्या बताया था, ये थे बीच वाले हैं, ये पोल कौन से है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिंग पोल और इंटरपोल। कम्यूटेटिंग पोल को ही क्या बोलते हैं, इंटरपोल बोलते हैं दोस्तों। तो इधर हम देख सकते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल के लिए दोस्तों क्या है कि इंटरपोल जो रहता है वो इंटरपोलर रीजन में लगाया जाता है। इंटरपोलर यानी वो कंसेप्ट भी बताता हूँ अभी। ये जो रीजन है, ये जो एक्सिस है, ये पोलर एक्सिस है, क्योंकि ये पोल के बीचों बीच में से जाता है। तो दोस्तों तो ये पोलर एक्सिस और इंटरपोलर एक्सिस यानी क्या, ये जो एक्सिस है इंटरपोलर एक्सिस आता है, ये जो एक्सिस है इंटरपोलर, और ये इंटरपोलर एक्सिस पे बिठाई जाती है, इसलिए इसे इंटरपोल बोलते हैं या फिर कम्यूटेटिंग पोल बोलते हैं। इंटरपोल क्यों बोलते हैं बताया मैंने, ये इंटरपोलर एक्सिस पे बिठाए जाते हैं, इसलिए इसे इंटरपोल बोलते हैं। और कम्यूटेटिंग पोल क्यों बताया जाता है, क्योंकि ये कम्यूटेशन स्मूथ करता है। कम्यूटेशन के टाइम जो स्पार्किंग होता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, उसे कम करने के लिए ये पोल यूज किए जाते हैं, इसलिए इसे कम्यूटेटिंग पोल भी बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है। वो कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है तो ब्रश में स्पार्किंग आती है और बहुत सारी इफेक्ट्स, मेन फील्ड वीक होती है, यानी डिस्टॉर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो उसे बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन को, आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए ये दोनों चीज़ें यूज होती है, कम्यूटेटिंग पोल या फिर उसे हम बोल सकते हैं इंटरपोल। और दूसरी एक चीज़ बताई मैंने, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। वो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी आर्मेचर रिएक्शन कम करने के लिए और कम्यूटेशन इंप्रूव करने के लिए यूज होती है। तो मैंने बताया इधर इंटरपोल, ये हो गए इंटरपोल। और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इधर नहीं है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग मेन फील्ड के पोल के इसमें ऐसी डाली जाती है, ऐसी कैसी दोस्तों देख सकते हैं आप। अगर ये पोल का शू है, पोल के शू के इसमें ऐसी डाली जाती है हर एक पोल में, इसमें भी डाली जाएंगी, इसमें भी डाली जाएंगी। तो ये हो गई कौन सी, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। आगे आपको दिखाता हूँ मैं। अभी ये देखो, ये हो गई कौन सी, इंटरपोल। ये हो गई कम्यूटेटिंग पोल या फिर इंटरपोल हो गया। ये हो गया मेन पोल। और मेन पोल के पोल शू में क्या है, जो 4 कंडक्टर दिख रहे, ये हो गई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। ये हो गई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग दोस्तों। तो आप इधर भी देख सकते, ये हो गया। अभी ये देखो, ये हो गया मेन पोल, ये हो गया मेन पोल 1 2, अभी इधर है। अभी ये मेन पोल है। ये ज़्यादा पोल की मशीन है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 पोल की मशीन है। तो 6 पोल में से आपको दिख सकता है कि पोल में से इधर कंडक्टर ऐसे है, ये कंडक्टर स्ट्रिप दिख सकती है। ये कंडक्टर स्ट्रिप जो है अंदर दिख रही है, इधर है। ये जो कंडक्टर स्ट्रिप है ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं इसे।
ये जो दिख रहा है इधर दिखाया है दोस्तों, उसे बोलते हैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। एक आर्मेचर रिएक्शन कम करने के लिए और कम्यूटेशन इंप्रूव करने के लिए यूज होती है। तो दोस्तों अदर पार्ट में हम देख सकते हैं, अभी अदर पार्ट में क्या क्या है, शाफ्ट है, बेरिंग है, लिफ्टिंग आई है, एंड रिंग है, फैन है, टर्मिनल बॉक्स है। तो दोस्तों ये जैसे कि देख रही है बेरिंग, बॉल बेरिंग है, बड़ी मशीन में बॉल बेरिंग यूज होती है दोस्तों ये। और बीच में जो रहता है वो शाफ्ट मैंने दिखाया था दोस्तों, लिफ्टिंग आई यानी वो लिफ्टिंग के लिए यूज होता है, मशीन लिफ्ट करने के लिए मेंटेनेंस के वक्त, या फिर शिफ्टिंग मशीन शिफ्ट करनी है इधर से उधर तो वो लिफ्टिंग आई यूज होती है। उसके अलावा एंड रिंग, एंड रिंग यानी वो क्या रहता है, जो अभी इधर देख सकते हैं अपन, एंड रिंग यानी वो उसमें बेरिंग वगैरह रहते हैं, वो सब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है मशीन के लिए, तो उसे एंड रिंग बोलते हैं दोस्तों। इधर रहती है, इधर ऐसी, इधर दोनों साइड में ऐसी रिंग्स रहती है, उसे एंड रिंग्स बोलते हैं दोस्तों। तो वो हो गई एंड रिंग। तो दोस्तों और बाकी क्या बच गया उसमें, एंड रिंग हो गया। अभी फैन जो रहता है वो मोटर को कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए रहता है, और टर्मिनल बॉक्स में टर्मिनल रहते हैं जिससे जहाँ पे कनेक्शन किया जाता है, आर्मेचर को भी सप्लाई जाता है, दो सप्लाई जाती है, एक आर्मेचर को और एक फील्ड को। फील्ड की वाइंडिंग सीरीज में रहती है, आर्मेचर के सप्लाई जो रहता है, आर्मेचर की वाइंडिंग कैसी रहती है, लैप और वेव। फील्ड की डायरेक्ट क्या होगी, चार, अगर दो पोल है तो दो वाइंडिंग ऐसी आएगी, और ये हो गया डीसी सप्लाई उसका, ये हो गया उसका फील्ड का। और आर्मेचर का अलग रहेगा, कम्यूटेटर में जाएगा वो, यानी आर्मेचर में अंदर जाते वक्त वो ब्रशेस में जाएगा, और ब्रशेस में से ऐसा पॉजिटिव, एक ऐसे बताता हूँ, एक मिनट। ये फील्ड वाइंडिंग है समझो, चार पोल वाली है, दो पोल वाली है समझो, तो ये हो गया फील्ड का सप्लाई। तो ऐसा दिखा सकते। और आर्मेचर के लिए कैसा जाएगा, आर्मेचर के लिए अभी इसमें ब्रशेस रहेंगे, दो ब्रशेस रहेंगे, ये कम्यूटेटर है समझो, ये कम्यूटेटर से आर्मेचर के कंडक्टर में जाएगा। अब ये स्लॉट है, स्लॉट में आर्मेचर के कंडक्टर रहेंगे, उसमें जाएगा। अब ये कनेक्शन कैसा होता है ये तो बताइए, ये तो सिंपल है, सीरीज वाला है कनेक्शन, ये तो सिंपल है फील्ड वाइंडिंग का, कि स्टार्ट, पहले का स्टार्ट ऐसे इधर होता है, एंड पहले का एंड दूसरे के स्टार्ट से कनेक्ट करने का, दूसरे का एंड अगर तीसरी होगी तो तीसरे के कॉइल से स्टार्ट में, तीसरे का एंड चौथे के कॉइल के स्टार्ट में, और चौथे का एंड अगर इधर वापस आएगा अगर 4 पोल होगी तो। ये सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है दोस्तों, ये लैप वाउंड में होती है और वेव में भी होती है। उसमें सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स आता है, और सिंगल वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग आता है, और तो उसमें फैक्टर्स रहते हैं, एम फैक्टर वगैरह बहुत सारे, यानी वो मल्टीप्लेक्सिटी फैक्टर रहता है, तो वो उसके हिसाब से वाइंडिंग का डिज़ाइन किया जाता है। तो वो बाद में देखेंगे दोस्तों, उसमें भी वाइंडिंग कैसी रहती है, क्योंकि जब तक आप वाइंडिंग वो कैसी फॉर्म होती है वो नहीं देखेंगे तब तक आपको कम्यूटेशन जो होगा, जो कम्यूटेशन यानी क्या, जो करंट रिवर्सल होता है, ये इधर ऐसे डीसी होता है, ये डीसी अभी मोटर है, इधर से इधर डीसी जाता है, अंदर जाते वक्त क्या होता है, एसी होता है दोस्तों। कम्यूटेटर से अंदर जाते वक्त एसी होता है। एसी यानी क्या होता है, अल्टरनेटिंग यानी रिवर्सल, जो करंट का रिवर्सल होता है उसे ही कम्यूटेशन बोलते हैं। अगर आपको यही पता नहीं कि अंदर की वाइंडिंग कैसी फॉर्म होती है, उसमें जो अपना आर्मेचर का कोर होते हैं, तो आपको वो कम्यूटेशन प्रोसेस ठीक से समझेगा नहीं। तो इसलिए आपको वाइंडिंग भी पता होनी चाहिए, करंट कैसा जाता है, पैरेलल पाथ क्या रहते हैं, इसमें वेव वाइंडिंग में 2 ही क्यों रहती है, इसमें लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल के बराबर क्यों रहती है, से डुप्लेक्स वाइंडिंग हो गए तो उसके डबल रहते हैं, ट्रिप्लेक्स रहेंगे तो ट्रिपल पैरेलल पाथ रहते हैं, ये क्यों रहती है, आपको वाइंडिंग जब भी आप पढ़ेंगे तभी वो समझ में आएगा दोस्तों। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से वीडियो देख लीजिए, आगे भी मैं बताऊंगा, कंसेप्चुअल पूरे वीडियो रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, ये पूरा वीडियो पे मैंने कंसेप्ट पे फोकस किया है, जैसे कि आपको विजुअलाइज हो सके, कम से कम टाइम में आपको फिर जो आगे की चीज़ें हैं, अगर इस वीडियो में आपने थोड़ा टाइम दिया, आधा घंटा, पौन घंटा, तो 1 घंटा, तो वो पूरा समझने के लिए, तो आगे के जो भी पार्ट्स रहेंगे वो फिर टर्मिनोलॉजीज है वाइंडिंग के रिलेटेड, या फिर कम्यूटेशन प्रोसेस रहता है, कम्यूटेशन सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद इंटरपोल वाइंडिंग और इसका इफेक्ट क्या होता है इंटरपोल का, और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का इफेक्ट क्या होता है, आर्मेचर एमएमएफ क्या रहता है, फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ क्या रहता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या कैसी रहती है एयर गैप में, वो पूरी चीज़ें समझने के लिए आपको वो पूरा उसका
लेआउट पता होना चाहिए कि मशीन में क्या क्या रहता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या रहता है, कि लोकेशन कहाँ पे कैसा रहता है। ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आएगी, तभी तो आप वो इमेजिन कर पाएंगे कि स्पेस में यानी एयर गैप में फ्लक्स की डेंसिटी कैसी कहाँ पे कैसी रहेंगी। फ्लक्स का एमएमएफ अपना जो एमएमएफ रहता है, आर्मेचर का एमएमएफ रहता है, फील्ड का एमएमएफ रहता है, दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो उसे आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं, वो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको उसके पार्ट्स की थोड़ी सी अच्छी सी विजुअलाइजेशन होने की ज़रूरत है, इसलिए ये मैंने वीडियो लाया। ये एक्चुअली मेरा रिपीट हो गया, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन में मैं इतना सारा विजुअलाइज नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बना के ये आपके लिए बनाया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, जैसे कि मुझे समझ में आएगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहती है। तो मैं आगे से ऐसे ही बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो आपको देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।